सूर्यकांत जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जो सुनील जी कह रहे हैं वो इतने कॉन्ट्राडिक्शंस को लिए हुए है? एक तरफ तो ये कहते हैं कि किसी ने विरोध नहीं किया राम मंदिर का, एक तरफ सारी विपक्षी पार्टियां, अगर मान लीजिए कि बीजेपी की ही कब का ही वो फंक्शन हो, मान लीजिए एक पल के लिए मान लेते हैं, लेकिन बीजेपी अगर फंक्शन कर रहा है तो किसका कर रहा है? अगर वो एक तरफ कहते हैं कि राम सबके हैं, और ये अगर भाजपा वाले, मैं भाजपा की तरफ से वकालत कर रहा हूं, शुद्ध वकालत कर रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए, मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि विपक्ष जो शब्दों का चयन कर रही है उसमें कहीं गलती हो रही है, और उस गलती का फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। एक तरफ विपक्ष जहां ये कहता है कि देश को तय करना पड़ेगा कि संविधान से चलेगा कि धर्म से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी तुरंत सामने लेकर के आती है कि हम धर्म की बात करना संविधान विरोधी है ही नहीं, हम अगर रामलला की बात करते हैं तो ये देखिए हमको कहते हैं संविधान विरोधी, और वहां जनता को तुरंत समझ में आ जाती है ये बात। तो ये अब इन शब्दों के चयन से विपक्ष बचे कैसे? कैसा नैरेटिव सेट करे जो बीजेपी की काट हो? इससे तो बीजेपी को फायदा हो रहा है। एक तरफ अभी जैसे सुनील जी ने कहा कि रामलला के बारे में किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन कोई रामलला के मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, सबको मिल गया है निमंत्रण। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई ये ट्रस्ट कर रहा है, ट्रस्ट मान लीजिए पॉलिटिकल है, बीजेपी के करीब है, वो अलग विषय है, लेकिन ट्रस्ट कह रहा है तो ट्रस्ट के ही माध्यम से जाइए। अगर ये पॉलिटिकल इवेंट भी है तो आपको बुला रहा है। इफ्तार में जब आप जाते हैं, विपक्ष ऐसा, भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि इफ्तार में जब आपको बुलाया जाता है तो आप चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं, इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? यहां मैं कह रहा हूं कि क्या विपक्ष बार बार हथियार थमा रही है बीजेपी को, सारा कुछ एक प्रकार से प्लेट में सजा के दे रही है? सूर्यकांत जी। आशुतोष जी, आप एक तरह से अगर सोचेंगे तो बात आप सही कर रहे हैं। ये देखो, राजनीति से ये इस चीज की राजनीति नहीं हो रही है क्या, तो ये अगर इसको झुटलाना है तो वो गलत साबित होगा। सुनील जी ने जो बेसिक बात कही है ना, उसको कोई नकार नहीं सकता। इस देश के अंदर कट्टरता नहीं चल सकती किसी की भी हो, वो मुस्लिम समुदाय की हो, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका फायदा भाजपा को हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखो, एक पत्र लिखे गए, एक पत्र कांग्रेस की तरफ से आया और उनके सहकारी एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के अपने शरद पवार जी ने एक पत्र लिखा है चंपत राय जी को। दो पत्र में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। पॉलिटिकली करेक्ट कैसा रहते हैं वो शरद पवार जी से एक बार सीख लेना चाहिए कांग्रेस ने। कांग्रेस के पत्र में सिरे से नकार दिया उसको और उसको पॉलिटिकलाइज किया गया उस पत्र को। आप अगर उसको बारीकी से पढ़ेंगे ना तो पूरा का पूरा राजनीति आपको उसके अंदर दिखाई देगी। शरद पवार जी के पत्र में भी राजनीति है, लेकिन उन्होंने बैक साइड से लिया है उसको, जिसको मराठी में बोलते हैं ना, उसको शाल जोड़ीतले मारले, उस टाइप का है वो। उन्होंने पत्र में क्या लिखा है कि मैं बिल्कुल रामलला का दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन अभी मैं, आपका आयोजन है, बड़ा आयोजन है, शायद उसमें मेरा नहीं जम पाएगा, लेकिन मैं 22 तारीख के बाद मैं बिल्कुल रामलला के लिए दर्शन के लिए जाऊंगा। और उस वक्त उन्होंने ऐसा लिखा है, उस वक्त रामलला का मंदिर भी पूर्ण होगा। ये उन्होंने बीजेपी को टिप्पणी करी है उसके अंदर। इस तरह से शरद पवार पॉलिटिकली करेक्ट हुए और अपने खिलाफ जो अभी माहौल बन रहा है उसके खिलाफ जाने से वो बचे हैं, और कांग्रेस ने पूरा का पूरा यह मामला सर के ऊपर ले लिया है। इसलिए मैं बताता हूं ना कि कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो कोई गलत काम नहीं कर रहे साहब, लेकिन वो सही कर रहे हैं। क्रिकेट में जैसा बोलते हैं ना, बॉल अगर बैट्समैन अगर कोई है, अगर हर एक बॉल को मारने लग जाए ना तो उसका कैच उड़ जाएगा या बोल्ड हो जाएगा। कुछ गेंदें छोड़नी पड़ती है। आपका इंटेंशन अच्छा हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना गलत हो रहा है कि उसके अंदर वो फंसे जा रही है। दूसरी बात सुनील जी ने जो कही, वो 370 के बारे में जो उन्होंने भाजपा का जो कहा है, देखिए 370 का विषय ये कैंसर है, मैं जिसको मैं समझता हूं। अब ये कैंसर को अगर दुरुस्त कर दिया तो कैंसर का मरीज दुरुस्त होने के लिए बहुत समय लगेगा। आप इस बात को ध्यान में रखिए, जितनी बड़ी बीमारी होगी उसका सोल्यूशन भी बहुत दिन तक जाएगा। आप इस बात को, कश्मीर में जो भी हुआ है वो अपने प्रतिवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर यह बीमारी थी तो, और ये बड़ी बीमारी थी, तो उसका दुरुस्त होने में समय लगेगा, वो तुरंत नहीं होगा। वो माहौल बनाना पड़ेगा, उसके लिए आर्टिफिशियली बोलो या फिर
सहजता से बोलो, कार्यक्रम देने पड़ेंगे, माहौल बनाना पड़ेगा, और उसके लिए, और ये तो सेंटिमेंट के कश्मीर के जितने भी मेजॉरिटी लोग हैं उनके तो खिलाफ गया हुआ है, तो उनका मन बनाने के लिए समय जाएगा। ये कोई गोली लेके उसको दुरुस्त होगा ऐसी स्थिति नहीं है। तीसरी बात, वेलफेयर स्कीम की बात कही, तो कांग्रेस कार्य में भी थी, वो तो गरीब हटाओ, इंदिरा गांधी झोपड़पट्टी, संजय गांधी निराधार की भी योजनाएं थी। आप अगर बंगाल में चले जाएंगे तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमिहारों के लिए जमीन दे दी थी, लेकिन किसी भी वेलफेयर स्कीम का जो बैज है, जिसकी पुण्याई जो है, वो कुछ हद तक तो आपको मिलेगी। वो ली है कांग्रेस ने, वो पुण्याई का फायदा उन्होंने लिया है वो स्कीम का, इसलिए इसके बाद भी वो चुन के आए राजीव गांधी के समय से, उसके बाद भी नरसिंह राव जी के, आपको उसके बाद नरसिंह राव जी और मनमोहन सिंह जी ने भी अच्छे काम किए, उसके पुण्याई का उनको लाभ मिला है और उन्होंने वो लिया है। कम्युनिस्टों ने इतने साल शासन किया, 25 साल से ज्यादा शासन किया बंगाल में, लेकिन एक ही योजना के ऊपर आप बार बार चुन के नहीं आ सकते। 25-30 साल आपको दिया चुन के बंगाल के लोगों ने, लेकिन जैसा ही वेलफेयर का दूसरा आइटम सामने आ गया, कम्युनिस्टों को बाहर फेंक दिया। चौथी बात मैं आपको बता दूं, सोलापुर का उदाहरण निकला इसलिए मैं बता दूं, सोलापुर का जो अभी 15,000 उनको घर दिए गए हैं, जबकि 30,000 लोगों को घर देने हैं। पहले फेज में 15,000 कुटुंबों को घर दिए है। ये कौन लोग हैं? ये बुनकर लोग हैं, और बुनकरों में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी लोग मुस्लिम समाज के हैं भाई, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो चीजें है ना, और बुनकर जैसा मुंबई में भी और सोलापुर में भी और इचलकरंजी भी, आप इन सब इलाकों में अगर आप देखोगे तो बहुत खस्ता हालत में थे और दूसरी बात आपको ताज्जुब होगा कि ये जो बुनकरों को जो घर देने की जो स्कीम थी, ये प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त करी गई थी, लेकिन उसका भूमि पूजन भी नहीं हुआ उनके कार्यकाल में। वो भूमि पूजन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, और उसका ऐसी स्थिति होती थी कि कोई उद्घाटन भूमि पूजन कोई और करता था, और 2-3 यानी टर्म होने के बाद वाला जो भी प्रधानमंत्री होगा वो उसका ओपनिंग करता था। आज की हालत ऐसी 2014 में इन्होंने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। तीसरी मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं, यह जो पूरा का पूरा जो काम करा है, जो अभी 15,000 लोगों को घर देने का, वो डिमांड करी थी नरसैया आडाम जी ने। वो नरसैया आडाम जी कम्युनिस्ट है। आपको ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सोलापुर का जो दिखेगा, उसमें 2 झंडे थे, एक भाजपा का था और दूसरा कम्युनिस्ट का लाल झंडा था, दोनों साथ में चल रहे थे। अगर वेलफेयर स्कीम सही हो, लोगों के लिए हो, तो दोनों झंडे परस्पर विरोधी लेफ्ट और राइट साथ में आने का करिश्मा सोलापुर में हुआ है, और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम नरसैया आडाम जी ने किया है, और वो सीधा कनेक्ट थे मोदी जी से। मैं उनका एक वाक्य बताता हूं, उन्होंने कहा, और वो पानी की भी बहुत समस्या थी सोलापुर में, और उनका वाक्य था वो भाषण में नरसैया आडाम जी का, वो देखना चाहिए सब लोगों ने, कि मेरे सोलापुर के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गंगा लाई है, ये उनका वाक्य है। तो अब इस बात को समझ लिए कि किस तरह से वो अपना काम करते हैं और परसेप्शन भी कैसा खड़ा करते हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।